हेलो एवरीवन। हम लोगों ने यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक टॉपिक है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर तो वेक्टर हम लोग पढ़ ही चुके हैं और आगे इसके एक वर्ड लग गया पोजीशन। तो सिंपल जैसा नाम है इसका वही इसका काम है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने वाला जो वेक्टर होगा उसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को हम किसी पॉइंट से ऑब्जर्व कर किसी पॉइंट से बताते हैं। तो किसी भी पॉइंट की पूरे स्पेस में कहीं भी कोई पॉइंट है उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, एक वेक्टर डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो स्पेस में किसी पॉइंट की लोकेशन को लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए जो वेक्टर यूज करते हैं, जो वेक्टर होता है उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर सिंपली क्या बताता है? किसी पॉइंट की लोकेशन को बताता है, उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करता है, उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करता है और बताता है कि ये पॉइंट इस डायरेक्शन में इतना किलोमीटर चलने पर ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो जैसे ही पोजीशन वेक्टर की बात आती है तो पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी न किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। भाई पोजीशन हम किसी स्पेस में किसी एक पॉइंट की लोकेशन को बताना चाहते हैं तो तुरंत एक क्वेश्चन क्रिएट होगा, किसके रिस्पेक्ट में, कहां से देख रहे हैं, कहां से हम लोकेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहां से उसकी लोकेशन को हम बताना चाहते हैं, स्पेसिफाई करना चाहते हैं। तो जहां से बताना चाहते हैं दैट पॉइंट इज रेफरेंस पॉइंट, फिक्स पॉइंट, उसको हम कहेंगे ओरिजिन, या हम ये भी कह सकते हैं दैट इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे मेरी लोकेशन है तो ये हो गया रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन, और इस लोकेशन से यहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं स्पेस में किसी पॉइंट को, तो उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा वो विद रिस्पेक्ट टू मी बोला जाएगा, मेरे रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर ये है। या और मोर स्पेसिफिकली हम उसको डिस्क्राइब करें तो मैं कहूंगा कि मेरे रिस्पेक्ट में ये पॉइंट इतने किलोमीटर पर इस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन चेंज करोगे तो पॉइंट्स भी चेंज हो जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम जाएंगे इतने किलोमीटर तो यही पॉइंट मिलेगा, ये यूनिक पॉइंट है, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन को फिक्स कर दिया हूं और यहां से डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट कितनी दूरी है वो भी फिक्स कर दिया है, तो ये फिक्स पॉइंट मिलेगा। और ये जो लोकेशन होगी वो विद रिस्पेक्ट टू मी होगी, कोई दूसरा ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में अलग होगी। तो हम एक रेफरेंस पॉइंट, एक ओरिजिन चूज करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमेशा बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। तो ये है क्या, सिंपली भाषा में हम कहें अगर, तो इट इज ए वेक्टर यूज्ड टू specify the location, या हम कह सकते हैं पोजीशन, to specify the location of a point in space, बट किसके रिस्पेक्ट में वो बताना पड़ेगा, with respect to a reference point, और इसी रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और इसी रेफरेंस पॉइंट को हम कहते हैं
लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है स्पेस में किसी पॉइंट को, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में उस स्पेस वाले पॉइंट की क्या लोकेशन है, उसको स्पेसिफाई करने वाला वेक्टर क्या बोला जाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो इट इज ए वेक्टर यूज्ड टू स्पेसिफाई या डिस्क्राइब द लोकेशन या पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, या फिर कह सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, या फिर कह सकते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट व्हिच इज ओरिजिन। इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। तो जैसे हम कहें एक अगर वन डायमेंशनल डायरेक्शन में हम देखें, मान लेते हैं कि एक ओरिजिन यहाँ है, ऑब्जर्वर यहाँ है, रेफरेंस पॉइंट जिसको हम कह रहे हैं ये है, और ये डायरेक्शन हमारी एक्स डायरेक्शन है, इसको मैंने एक्स डायरेक्शन मान लिया, और यहां से मैं 10 यूनिट चलता हूं तो यहां पर एक पॉइंट हमें मिलता है एक्स डायरेक्शन में 10 यूनिट में आगे 10 किलोमीटर आगे बढ़ गया तो यहां पर एक पॉइंट मिला P, ठीक है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने क्या मान ली है एक्स डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 10। ओके, दिस इज द ओरिजिन। तो इसके रिस्पेक्ट में इस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर को हम जनरली किससे डिनोट करेंगे, R से। तो ये R जो पोजीशन वेक्टर है किसका है, पॉइंट P का, तो मैंने सफिक्स में P यूज कर लिया RP। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये एक वेक्टर ऐसे दिखाऊंगा और इसको मैं लिखूंगा 10i कैप। कैसे समझिए, एक ओरिजिन हमने चूज किया, इसके रिस्पेक्ट में हम किसी पॉइंट की लोकेशन बताना चाहते हैं, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम जा रहे हैं, इस डायरेक्शन को मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, इस डायरेक्शन में जो हम जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर या 10 यूनिट की डिस्प्लेसमेंट पे ये पॉइंट P है। तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जिसको हम OP भी कह सकते हैं, OP वेक्टर, OP ये OP लाइन है, तो OP वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, R से। R दैट मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस पॉइंट P का इस O के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या है, RP इज इक्वल्स टू 10i कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन हमने क्या चूज कर ली, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलावा हमने बताया यूनिट वेक्टर में कि यूनिट वेक्टर जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें बताया है एक्स एक्सिस के अलावा हम यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, i कैप। तो अगर हमें 10 यूनिट का कोई वेक्टर चाहिए तो 10i कैप। तो ये जो 10i कैप वेक्टर है, दिस वेक्टर OP वेक्टर जिसको मैंने RP से डिनोट किया, RP इज इक्वल्स टू 10i कैप, दिस वेक्टर स्पेसिफाइज या डिनोट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू O, ओरिजिन। अब मान लेते हैं कोई इस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, यहां पर 5 यूनिट 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है कोई, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमें पहले से पता है क्या होता है, j कैप। तो ये Q पॉइंट है कोई, तो इसका मैं पोजीशन वेक्टर लिखूंगा, ये इसको मैं डिनोट करूंगा R Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू O। और ये कितना है 5, ये अगर 5 यूनिट है लेंथ यहां से यहां तक, तो हम क्या कहेंगे 5j है। तो दिस वेक्टर डिनोट्स या स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू O। तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो मुझे पता चल गया कि j कैप क्या बताएगा कि y की डायरेक्शन में हम 5 यूनिट आगे चले जाएं तो पॉइंट Q हमें मिल जाएगा। ये है बताने का तरीका एक डायरेक्शन में। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट, इसके पोजीशन वेक्टर को कैसे डिसाइड करेंगे, तो जैसा इसमें किया, ओरिजिन को या रेफरेंस पॉइंट को डायरेक्ट मिला दिया हमने किससे, P पॉइंट से, तो OP वेक्टर को हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ P कहा। वैसे ही OQ वेक्टर को, जिसको हमने RQ से डिनोट किया, इसको हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ Q कहा विद रिस्पेक्ट टू O। वैसे ही ये मान लेते हैं कोई R पॉइंट है,
और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ आर, ये दिस। तो ये ओ आर वेक्टर जो है, ओ आर इस वेक्टर को मैंने डिनोट कर दिया आर से ही, और ये किसका पोजीशन वेक्टर बता रहा है, पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ओ आर से भी डिनोट कर सकते हैं, ओ आर वेक्टर या आर वेक्टर। अब ये कितने होंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सीख चुके हैं। तो ये वेक्टर अगर 10i का एफ है और ये वेक्टर 5i का एफ है, ये 5i का एफ, ये 10i का एफ, इसको लिख लेते हैं 5j का एफ, 5j का एफ और ये 10i का एफ। तो ये ट्रायंगल बन गया, देखिए ये इस वेक्टर की ये वैल्यू, तो जो वेक्टर ये होगा वही वेक्टर ये होगा, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो दिस इज 10i कैप, दिस इज 5j कैप, सेम सेंस में है और ये अपोजिट सेंस में। तो ये इसमें हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया। तो ये जो ओ आर वेक्टर होगा, जिसको हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बोला है, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, वेक्टर आर से, और किसकी पोजीशन को बता रहा है, आर पॉइंट की पोजीशन को। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विद रिस्पेक्ट टू ओ, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हम कुछ लेंथ चले गए, पर्टिकुलर लेंथ, पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इतनी दूर, तो हमें आर पॉइंट मिल जाएगा। तो डायरेक्शन भी डिसाइड हो गई और मैग्नीट्यूड भी डिसाइड हो गया। तो ये वेक्टर में क्या बताएगा, आर की पोजीशन को शो करेगा या स्पेसिफाई करेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10i कैप प्लस 5j कैप, 10i कैप प्लस 5j कैप, ये एक वेक्टर हो गया जो r का पोजीशन वेक्टर बता रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, o के रिस्पेक्ट में। अब हम इसकी डायरेक्शन को बताना चाहे, मैग्नीट्यूड को बताना चाहे, तो देखिए 10 ये है, 5 ये है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज ये बना, और अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाएं तो ये बन जाएगा अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस ये कितनी है, 5 लेंथ है, 5 स्क्वायर, तो 100 और 5 का कितना हो गया, ये हो गया, तो 125, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 35, ऐड कर दिया 125, ये हाइपोटेन्यूज मिल गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 रूट 5, कितने यूनिट, तो ये वेक्टर हमें मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड मिल गया। तो इस वेक्टर का, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 5 रूट 5। ये 5 रूट 5 यूनिट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चले जाए आगे, और किस डायरेक्शन में, इस वाले की डायरेक्शन में, तो हमें आर पॉइंट मिल जाएगा, जो एक यूनिक पॉइंट होगा। तो इसकी डायरेक्शन को हम कैसे बताएंगे, मैग्नीट्यूड तो बता दिया कि चलना कितना है, 5 रूट 5, ओके, 5 रूट 5 यूनिट चलना है हमें। किस डायरेक्शन में चलना है, तो किसी भी एक डायरेक्शन से एंगल बता दीजिए, चाहे एक्स से चाहे वाई से। तो जनरली हम लोग एक्स से बताते हैं, तो मान लेते हैं ये एंगल क्या है, थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। तो tan थीटा हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/10, दैट मीन्स 1/2। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दो चीजें होती हैं, ओके। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन भी पता चल गया और मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। तो हमने क्या बता दिया, कंप्लीटली फाइनली हमने बता दिया इस आर का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो इसके कहने का मतलब क्या है, इफ वी वॉक, अगर हम मूव करें, इफ वी मूव एट एन एंगल tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 विद पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ if we move in the direction at an angle theta is equals to tan inverse 1/2 with the positive direction of x axis by 5 root 5 unit, then we reaches at point r point पे रीच कर जाएंगे। तो ये हो गया कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इस वाले के पोजीशन वेक्टर का।
तो स्पेसिफाई हो गई दोनों चीजें, यही पॉइंट मिलेगा और कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ऐसे हम पोजीशन वेक्टर बताते हैं। ठीक है, हमें एंगल पता चल गया कि कितने एंगल वाली लाइन पे चलना है और कितनी दूरी पे चलना है, कितना यूनिट आगे चलना है स्ट्रेट लाइन में, तो ये पॉइंट मिलेगा। तो ये एक्स वाई में था। अगर तीनों हो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, तो देखिए एक जनरल तरीके से हम लोग सीखते हैं। जनरल तरीके से कैसे सीखते हैं, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस, और ये मान लेते हैं जेड एक्सिस। दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। 3D फिगर है, इसलिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 3D फिगर प्लेन बोर्ड पे बन रहा है। ये x और y, ठीक है, इसके बीच में 90, और y और z के बीच में 90, y z और x के बीच में भी 90 एंगल ही होगा। ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90, ये सारे 90। चलिए, ये हमारा ओरिजिन हो गया। मान लेते हैं x की डायरेक्शन में हम चले, कुछ डिस्प्लेसमेंट इतना चले, और इसको मैंने कह दिया यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट है, x नॉट। तो अगर ये लेंथ x नॉट है, तो इस वेक्टर को मैं क्या कहूंगा, ये क्योंकि x डायरेक्शन में चला हूं और मैग्नीट्यूड कितना है x नॉट, तो यूनिट वेक्टर i कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये OP वेक्टर हमें मालूम हो जाएगा। इस पॉइंट को मैंने कह दिया P। ठीक, तो OP वेक्टर क्या हो गया, x नॉट i कैप। फिर मैं चला जाता हूं y की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में y के पैरेलल चला गया, ये चला गया मैं कितना आगे, ये लेंथ मैंने मान ली y नॉट, y नॉट। तो ये वेक्टर कितना बन जाएगा, यहां से यहां तक, इसको मैं q मान लेता हूं, पॉइंट q। तो PQ वेक्टर क्या बन जाएगा, इस वेक्टर को हम कहेंगे, इस वेक्टर का नाम दे देते हैं y नॉट j कैप। क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना चाह रहे हैं, y नॉट। तो ये वेक्टर बन गया मैग्नीट्यूड y नॉट, और यूनिट वेक्टर y डायरेक्शन में कितना होता है, j कैप। ये हो गया कितना डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से हमने क्या किया, y एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये, और इस ओरिजिन को मैंने ऐसे मिला दिया। अब हम कहां पहुंच चुके हैं, पहले x नॉट चले, फिर y नॉट चले, यहां q तक पहुंच चुके हैं। इस वेक्टर को कहा है y नॉट j कैप, इसको कहा है x नॉट i कैप, क्योंकि ये x नॉट डिस्टेंस है, ये y नॉट डिस्टेंस है। अब आप देखिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हाइपोटेनस है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट, इसकी लेंथ हो जाएगी अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। और अगर मैं इस वेक्टर को कहूं, इस वेक्टर को क्या लिखूंगा, तो ये एक ट्रायंगल लॉ इसमें अप्लाई हो जाएगा। एक्स नॉट आई कैप ये वेक्टर है, और वाई नॉट जे कैप ये है। तो इस वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप। ये वेक्टर हो गया ओ क्यू वेक्टर। ठीक है, अब आप देखिए इस पॉइंट से मैं चलना चाहता हूं जेड की डायरेक्शन में। ये देखिए ये जेड की डायरेक्शन है, और ये जो एक्स और वाई है ये मेरे हथेली पाम के प्लेन में है, ये याद रखिए इस प्लेन में है। ओके, और मैं चला पहले एक्स, फिर y, फिर z। ये x एक्सिस किधर है, इस तरफ को, ये y एक्सिस किधर है, इस तरफ को। तो x से y ये z डायरेक्शन है, z डायरेक्शन, ये x। आप इस बात को समझिए, बोर्ड का ये x एक्सिस ये हो गया, ठीक है, और ये ओरिजिन है, यहां से ये y एक्सिस हो गया, और ये z एक्सिस हो गया। ऐसा कुछ सिनेरियो है।
ओके, अब इस वाले पॉइंट पे जब मैं पहुंचा, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं। देखिए ये, इसको मैंने ले लिया एक्स एक्सिस और ये ले लिया वाई एक्सिस और ये ले लिया जेड एक्सिस। अब 3D फिगर अच्छा समझ में आएगा। इधर चले थे हम कितना, एक्स नॉट, तो ये मिला था हमें, ये कितनी डिस्टेंस चल गए, एक्स नॉट एक्स डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर मिल गया था हमें एक्स नॉट आई कैप, दिस वेक्टर, ये पॉइंट पी, दिस पॉइंट इज पी। ओके, ये हम डिस्टेंस दिखा रहे हैं एक्स नॉट, और ये वेक्टर हो गया अपना एक्स नॉट आई कैप, और ये पॉइंट पी हो गया। अब हम वाई डायरेक्शन में चलना चाहते हैं, तो वाई डायरेक्शन में चले भाई, वाई डायरेक्शन में ऐसे चलते चले गए, ये थोड़ा पैरेलल हो जाए वाई के, यहां चलते चले गए, और ये कितना चल गया मान लेते हैं वाई नॉट, ये डिस्टेंस, ये पी पॉइंट था, ये पहुंच गए हम लोग क्यू पॉइंट, तो ये वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग, वाई नॉट जे कैप, क्योंकि वाई डायरेक्शन में चले, कितना चले वाई नॉट, तो वाई नॉट जे कैप, ये एरो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, और इसका क्या था एक्स नॉट आई कैप। अब यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ऐसे, किस पे, वाई एक्सिस पे, ये हो गई 3D फिगर है, बस समझने की जरूरत है। अब इस ओरिजिन को हमने यहां से ऐसे ज्वाइन कराया, ये, तो अब समझिए, पहले चला मैं इधर, फिर चला मैं इधर, फाइनली यहां पे पहुंचा, ये पॉइंट मान लेता हूं Q। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैं कैसे लिखूंगा, जैसे यहां बताया था अभी, ये OQ, और इस वेक्टर को कैसे लिखूंगा, ये ट्रायंगल लाइंस में लगा दीजिए, ये ठीक, यहां पर भी ये 90 डिग्री है और यहां पर भी ये 90 डिग्री ही है, ये ऐसे है फिगर, ये रेक्टेंगल इसमें बन रहा है, जेड डायरेक्शन इधर है। ओके, अब देखिए इसको मैं लिखूंगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है, और ये लेंथ है एक्स नॉट, ये लेंथ है वाई नॉट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर, ये लेंथ आ गई, जैसे यहां पर बताया था वही सेम है, ठीक है, अंडर रूट लगा के। और इस वेक्टर को क्या लिखूंगा, ओके वेक्टर को, तो देखिए राइट एंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर लगाएंगे, तो एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, ये क्या बताएगा इस वेक्टर को, ठीक है। ये दोनों देखो सेम सेंस में, ये अपोजिट सेंस में, तो इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, ये वेक्टर बना ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब मैं जेड डायरेक्शन में कुछ चलना चाहता हूं, देखो यहां पर ये मैं लेता हूं, मैं चल गया जेड नॉट, किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो इस वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं जेड नॉट के कैप, अगर ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है जेड नॉट, तो ये वेक्टर हो जाएगा जेड नॉट के कैप, क्योंकि जेड डायरेक्शन में चला। ओके, अब यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जेड एक्सिस पे, जी दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन जेड एक्सिस। ओके, तो अब आप देख पा रहे हो कि एक्चुअल में 3D फिगर है, ये कैसा हो रहा है, ये मैं सैडेड कर दे रहा हूं थोड़ा, तो ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस जो है एक्चुअली में बोर्ड से बाहर की तरफ है, वाई एक्सिस इधर को है, और जेड एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो है ये एक्चुअल में एक रेक्टेंगल है,
यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, क्योंकि पहले मैं x चला, फिर y चला, फिर z चला, ये कहानी है। ओके, तो अब हमें पॉइंट मान लेते हैं, ये मिल गया r। अब हमने O को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कराया E। तो पहले हम x डायरेक्शन में चले, फिर y डायरेक्शन में चले, फिर z डायरेक्शन में चले, फाइनल ये पॉइंट मिला। समझिए इस बात को, ये है x डायरेक्शन, ये है y डायरेक्शन और ये है z डायरेक्शन। तो पहले मैं x चला, फिर y चला, ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। x चला, फिर y चला, फिर z चला। तो ओरिजिन हमारा यहाँ पर है, पॉइंट हमें ये मिला और इसको मैंने ऐसे ओरिजिन से ज्वाइन करा दिया। तो O के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर बनेगा R का। तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और इसको मैंने कैसे लिखना है देखिए, इसको हम डिनोट करेंगे फाइनल R वेक्टर से। ओके, फाइनली यहां पे पहुंचे। तो अब हम ये देख चुके हैं कि दिस इज x नॉट आई कैप प्लस y नॉट j कैप, ये वेक्टर है, और ये वेक्टर कितना है z नॉट k कैप। तो फिर इस वाले में ट्रायंगल लग जाएगा, ये दोनों एक ही सेंस में और ये अपोजिट सेंस में। तो क्या लिखेंगे, x नॉट आई कैप प्लस y नॉट j कैप, ये हो गया वेक्टर, प्लस z नॉट k कैप, ये क्या बन जाएगा r। तो r वेक्टर जो बना वो x नॉट आई कैप प्लस y नॉट j कैप प्लस z नॉट k कैप। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R विद रिस्पेक्ट टू O है, ठीक है। तो फाइनली देखा गया कि इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, x नॉट y नॉट z नॉट, x नॉट y नॉट z नॉट कॉमा, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, जिसकी पोजीशन क्या है x नॉट y नॉट z नॉट। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा सिंगल डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे, फिर प्लेन में कैसे लिखेंगे, फिर 3D में कैसे लिखेंगे। तो सिंपली होता क्या जा रहा है, जितनी डायरेक्शन इंक्लूड होती जा रही है उतने ही वेक्टर्स। भाई प्लेन में हो तो सीधा 10i कैप या फिर 5j कैप ऐसे लिख देंगे। दो डायरेक्शन में है तो j और i और j दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे, मतलब x डायरेक्शन का भी आ जाएगा, y डायरेक्शन का भी आ जाएगा। तीनों डायरेक्शन में है तो यहाँ पर मैंने नंबर ना लेकर के कुछ सिंबल्स ले लिए, x नॉट y नॉट, यहाँ नंबर्स ले लिए थे 10 और 5, x नॉट y नॉट और z नॉट, ठीक है। तो ऐसे चलने पर हमें लोकेशन जो मिलती है, जैसे यहाँ पर हम इसकी लोकेशन को बताएं तो इसकी लोकेशन क्या होगी 10,5, 10 इधर चले 5 इधर चले, तो 10,5। तो 10,5 की लोकेशन जो है इसको बताने वाला जो वेक्टर है वो ये लिखा हुआ है 10i कैप प्लस 5j कैप। जो x कोऑर्डिनेट है उसके साथ i कैप मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस जो y कोऑर्डिनेट है उसके साथ j मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सिंपली इस वेक्टर का वैल्यू आ जाएगी, और जो कि क्या होगा O के रिस्पेक्ट में पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पर है x नॉट आई कैप प्लस y नॉट j कैप प्लस z नॉट k कैप। इसका मतलब ये हुआ स्पेस में कहीं पर भी कोई पॉइंट है, उसके अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, तो उसका पोजीशन हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम उसका पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं, और वो क्या होगा एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप। तो ये इसकी डायरेक्शन होगी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो फिर देखिए, फिर से अगर आप देखेंगे तो ये जो रेक्टेंगल नीचे वाला बना हुआ है ये यहाँ पर है हमारे हाथ पे, और ये जो डायरेक्शन ऐसे गई हुई है, ठीक है, और ये जो लाइन है वो हमारे हाथ में ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो एक्चुअली में इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और उसमें ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो हाइपोटेन्यूज निकालने का तरीका क्या, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जेड नॉट स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर ये आएंगे, और वो भी रूट के अंदर। तो इसका मतलब है इस वाले एरो की लेंथ कितनी है, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस
वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, ये इसके मैग्नीट्यूड हो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर क्या मिला हमें, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप, और इस एरो की लेंथ अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो वो क्या मिली, इस एरो की लेंथ ओ आर की, और उसी को मैंने आर वेक्टर माना है, तो इस एरो की लेंथ ही क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड। तो दैट मीन्स वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या मिला, अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया इसका, ठीक है, पोजीशन वेक्टर का। तो सिंपली कैसे हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, अगर वेक्टर हमें पता है तो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा उस एरो की लेंथ, या ओ से कितने डिस्प्लेसमेंट पे है, कितना आगे चलने पर वो पॉइंट मिलेगा, ये पता चल जाएगा। लेकिन किस डायरेक्शन में चलने से मिलेगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम एक्स एक्सिस से एंगल बता दें कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस से इतने एंगल पे है, और वाई एक्सिस से इतने एंगल पे है, और जेड एक्सिस से इतने एंगल पे है, सॉरी ये एक्स एक्सिस से इतने एंगल पे है, और वाई एक्सिस से हम चले तो यहाँ मिला, और जेड एक्सिस से इतने एंगल पे। तो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है ये वेक्टर, उसको हम अल्फा कहते हैं, और जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है इसको हम बीटा कहते हैं, और जो जेड एक्सिस के साथ ये वाला वेक्टर एंगल बनाएगा उसको हम कहते हैं गामा, ठीक है। ये होते हैं तीन एंगल्स, और इन्हीं के टर्म में हम डायरेक्शन भी बताते हैं, या तो tan के टर्म में बताइए या साइन कॉस, किसी भी टर्म बताते हैं, किसी भी टर्म में हम बता सकते हैं। अगर ये तीनों एंगल हमें पता चल जाए तो हम इसकी बिल्कुल पर्टिकुलर डायरेक्शन स्पेसिफाई कर पाएंगे, एक सिंगल डायरेक्शन, क्योंकि अल्फा बीटा गामा यूनिक एंगल्स होंगे, एक्स एक्सिस से इतना एंगल, वाई एक्सिस से इतना एंगल, जेड एक्सिस से इतना एंगल, तो एक पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन मिलेगी। जैसे हमने 30 30 30 ले लिया तो 30 30 30 वाली एक सिंगल ही डायरेक्शन मिलेगी, दो डायरेक्शन नहीं होंगी, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई करेगा इसकी डायरेक्शन। तो कहने का मतलब हो गया अल्फा बीटा गामा अगर फाइंड आउट कर सके तो अल्फा बीटा गामा हम आगे चल के जब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो ये निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बताना चाहें तो ये जो एक्स नॉट होगा, ये एक्स नॉट जो निकलेगा वो निकलेगा आर कॉस अल्फा, एंड जो वाई नॉट निकलेगा वो आर कॉस बीटा, और ये जेड एक्सिस जो एंगल है वो हम जेड नॉट की वैल्यू लिखेंगे आर कॉस गामा। ये चीजें आएंगी बाद में, पढ़ेंगे इसको कैसे आती है, ठीक है। तो आर इसमें क्या है, ये मैग्नीट्यूड, दिस अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। तो आर कॉस अल्फा एक्स नॉट के बराबर होगा, वाई नॉट के बराबर होगा आर कॉस बीटा, जेड नॉट के बराबर होगा आर कॉस गामा, ठीक है। तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें आर पता है और एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पता है। तो एक्स नॉट अपॉन आर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, वाई नॉट अपॉन आर क्या हो जाएगा कॉस बीटा, जेड नॉट अपॉन आर क्या हो जाएगा कॉस गामा। तो ये सारी डायरेक्शन हमें पता चल जाएंगी कि कितने कितने एंगल पर तीनों एक्सिस से ये वेक्टर है। तो इस तरीके से स्पेस में किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट को लोकेट करने का, उसकी पोजीशन को बताने का एक वेक्टर डिसाइड किया गया, जिसको हमने कहा था पोजीशन वेक्टर। तो इस तरीके से हम उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता देंगे। तो ये है हमारा पोजीशन वेक्टर का अर्थ, जो भी कॉन्सेप्ट था। जैसे यहाँ थीटा निकाला था मैंने प्लेन में, वैसे ही 3D में कॉस के टर्म में दिया जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। यहाँ पर किसी भी एक एक्सिस से बता दो, दूसरे एक्सिस से अपने आप पता चल जाएगा, 90 में से वो थीटा माइनस कर दो, ये वाला आ जाएगा। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, एक्स से कुछ अलग एंगल होगा, बीटा से कुछ पता नहीं क्या होगा, जो भी हो, गामा
तो उससे y एक्सिस से कितना होगा, z एक्सिस से कितना होगा, x एक्सिस से कितना होगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर लाइन x एक्सिस के साथ कितना बना रही है, z एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ, सभी हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तब जाके उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हम बता पाएंगे। ओके, इस तरीके से हमारा पोजीशन वेक्टर भी कंप्लीट हुआ। तो पोजीशन वेक्टर हम किसी पॉइंट की लोकेशन को किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कैसे बताते हैं, वो ये था। ठीक है, अब इसमें एक पर्टिकुलर बात ये याद रखनी है, पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज रिटन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। उसमें एक पॉइंट हमेशा फिक्स होगा, कौन, ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट कौन होगा, जिस पॉइंट की हम लोकेशन या पोजीशन को स्पेसिफाई करना चाहते हैं वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट इसका फिक्स होगा, ये इनिशियल पॉइंट इसका फिक्स है, इसीलिए इसको हम लोकलाइज्ड वेक्टर भी कहते हैं। हमने बताया था पहले, तो इसको हम लोकलाइज्ड वेक्टर भी कह देते हैं, पोजीशन वेक्टर भी। जैसे हमने कहा इस वाले की पोजीशन वेक्टर क्या है, OP, ये वेक्टर बना। इस वाले का पोजीशन वेक्टर क्या है, OR, इस वाले का पोजीशन वेक्टर क्या है, OQ। तो सब में O फिक्स है, ओरिजिन। ठीक है, इनिशियल पॉइंट सभी वेक्टर्स का, सारे पोजीशन वेक्टर्स का ओरिजिन पे ही होगा, और फाइनल पॉइंट डिपेंड करेगा किस पोजीशन का हम वेक्टर बता रहे हैं या किस पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। इस वाली पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, ओरिजिन से इसे ज्वाइन कर दीजिए। इस वाली पोजीशन को बताना है, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये फिक्स है पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, वैसे यहाँ पर इस वाले का पोजीशन वेक्टर क्या है, P पॉइंट का, x नॉट आई कैप। इस वाले क्या है, x नॉट आई कैप प्लस y नॉट जे कैप। ठीक है, और इस वाले का क्या है, x नॉट आई कैप, y नॉट जे कैप, z नॉट के कैप, तीनों का समेशन। तो सम में O फिक्स है। ओके, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही हमेशा देखा जाएगा पोजीशन वेक्टर। ओके, ये अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में छोटा सा डिफरेंस है। एवरी पोजीशन वेक्टर इज आल्सो ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बट एवरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नॉट ए पोजीशन वेक्टर। क्यों, क्योंकि पोजीशन वेक्टर में इनिशियल पॉइंट फिक्स है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। जैसे हम एक प्लेन की बात करें, एक्स वाई प्लेन, ये हो गया, या तीनों में ले लें हम लोग, एक जनरल फॉर्मेट सीख लें। ये x है, ये y है, ये z है, और किसी पॉइंट की लोकेशन ये यहां पर थी पहले P पर, और इसका कोऑर्डिनेट था x नॉट, y नॉट, z नॉट, ये, और ये किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए यहां पहुंच गया। कैसे भी पाथ पे चलते चलते ये इस पॉइंट पे आ गया, यहां पर मान लेते हैं। ठीक है, इस तरफ से इस तरफ को ऐसे जा रहा है, ऐसे पाथ को फॉलो करते हुए यहां आ गया। ये 3D में चल रहा है, कहीं पर भी स्पेस में कहीं पर भी वो मूव कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट मान लेते हैं Q है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1। तो O के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हम जान सकते हैं। इसको अगर हम कहें RP, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P कैसे लिखा जाएगा, x नॉट आई कैप प्लस y नॉट जे कैप प्लस z नॉट के कैप, जान चुके। Q का पोजीशन वेक्टर तो Q को मिला दिया, ये Q के पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज इक्वल्स टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया, और इसको मैंने डिनोट कर दिया RQ से। अब पॉइंट P से पॉइंट Q तक ये गया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये शो करेगा। अगर ये पार्टिकल O से किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए O से P तक पहुंचा होता, तो OP वेक्टर इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O, और फिर P से ये Q तक पहुंच गया, तो अब पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, OQ, उस पार्टिकल का जो यहां पर पहुंच गया। लेकिन P से Q तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट उसने किया, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो PQ वेक्टर है।
ठीक। तो अलग अलग, अब ये चलता हुआ यहाँ पहुंच जाए तो उस इंस्टेंट पे ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। पहले किसी टाइम पर ये पोजीशन वेक्टर था, फिर ये हुआ, फिर ये घूमता घूमता कहीं यहाँ आ गया, तो उस समय पर इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। फिर ये ऐसे यहाँ आ जाए तो उस टाइम पे इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा ओ से ही ज्वाइन कराएंगे। बट हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखना चाहते हैं पी से क्यू तक का, तो पी और क्यू को सीधे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, फिर ये ऐसे ये यहाँ पहुंच गया, तो फिर क्यू से आर को सीधे ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन से, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स बाई ए स्ट्रेट लाइन, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियली जब हमने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे था, फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो दिस पी क्यू वेक्टर इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू वेक्टर बोला जाएगा। अब पी क्यू वेक्टर में न तो पी पॉइंट न क्यू पॉइंट, कोई भी पॉइंट ओरिजिन नहीं है, तो ये जो वेक्टर है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब इसको हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं या डेल्टा एस कहते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा एस वेक्टर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, या डेल्टा आर भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा डेल्टा क्यों लगा रहे हैं अभी समझ में आएगा। अब देखिए पी क्यू वेक्टर, ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये फिर यहाँ पहुंच जाए तो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये यहाँ से यहाँ आ जाए तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस सारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स में ओरिजिन नहीं आ रहा। ठीक है, इन सारे में, तो इसको केवल हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। बट इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं और पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं। अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है तो दिस इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर तो ये है ही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोला जाएगा। ठीक है, ओपी वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर है ही है पी का विद रिस्पेक्ट टू ओ। बट ये पोजीशन वेक्टर नहीं है क्योंकि इसमें इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर नहीं है, कोई भी पॉइंट, न ये न ये। ठीक है, ये ओरिजिन इसमें नहीं आ रहा है, तो इनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है। फिर ऐसे चला जाएगा तो ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ गया तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो इन सब में ओरिजिन नहीं है, इन दोनों में फिक्स पॉइंट नहीं है, कोई भी, न पी है ओरिजिन न क्यू है ओरिजिन, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कहने का मतलब है द वेक्टर, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है हमारा, वो फ्रॉम द वेक्टर ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, ऐसे कह सकते हैं। द वेक्टर ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब वो चाहे ये दो पॉइंट हो, चाहे ये दो पॉइंट हो, चाहे ये दो पॉइंट हो, सबको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। बट पोजीशन वेक्टर उसी को कहेंगे जिसमें इनिशियल पॉइंट ओरिजिन में होगा। इसको इसको ज्वाइन करेंगे ये पोजीशन वेक्टर, इसको इसको ज्वाइन करेंगे ये पोजीशन वेक्टर, इसको इसको ज्वाइन करेंगे ये पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर भी है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स भी हैं। बट ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये ओनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो एनी टू पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तब जो वेक्टर बनेगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और वो एनी टू पॉइंट्स में से ओरिजिन भी हो सकता है, दोनों पॉइंट्स में से एक ओरिजिन भी हो सकता है। लेकिन जब वन पॉइंट इज ओरिजिन एंड अदर पॉइंट अनदर पॉइंट है तो फिर उसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ओनली। ठीक है, ओनली नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होगा और पोजीशन वेक्टर भी होगा। मतलब जो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हो आप, इनिशियल और फाइनल, उसमें से एक पॉइंट अगर ओरिजिन है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहेंगे और पोजीशन वेक्टर भी कहेंगे। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स में से जिनको हमने ज्वाइन कराया और वेक्टर बनाया, उनमें से कोई भी पॉइंट ओरिजिन नहीं है तो फिर उसको हम पोजीशन वेक्टर नहीं कहेंगे, ओनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। ये है कहानी। ओके, अब देखिए ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दीजिए। आरपी वेक्टर ये हो गया, डेल्टा आर वेक्टर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल पॉइंट की तरफ होती है, तो ये हमने एरो दिखाया है। ओके, तो इसमें अगर हम लगाए तो आर पी प्लस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर क्यू, ये अपोजिट सेंस में है ट्रायंगल में।
तो आर पी पोजिशन वेक्टर ऑफ पी प्लस डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू। तो यहां से डेल्टा आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पी टू क्यू, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिखते हैं बहुत लोग, कैसे भी आप लिख सकते हैं पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर क्या, पहले पी पॉइंट है बाद में क्यू पॉइंट है, ये इनिशियल है ये फाइनल है, पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं तो एरो जो होगा पी से क्यू की तरफ होगा। ठीक, तो पी क्यू वेक्टर कैसे मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू मतलब सेकेंड वाला माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी फर्स्ट वाला जो फर्स्ट नंबर पे आता है। तो सेकंड वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी से क्यू तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना वो आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर इज इक्वल टू आर क्यू माइनस आर पी। ये ट्रायंगल से आ गया। अब आपको समझ में आ रहा है ये दो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस है, इसलिए ये डेल्टा आर लगाया गया है। ठीक है ना, तो डेल्टा मीनिंग क्या होता है, चेंज। तो इसकी पोजीशन में चूंकि चेंज हो रहा है तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, और दोनों का डिफरेंस जो है वो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हैं, तो इसलिए इसको हमने डेल्टा आर से डिनोट किया है, दैट इज चेंज इन पोजीशन। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, एक जनरल पॉइंट का कहीं पर भी ये ऑब्जेक्ट हो उसका ये आर क्या शो करेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, एक जनरली इसको हम शो करते हैं, और उसमें अगर चेंज आ रहा है तो हम डेल्टा आगे लगा देते हैं। तो डेल्टा आर इज व्हाट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और चेंज इन पोजीशन वेक्टर को ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये डिफरेंस की वजह से हमने डेल्टा लगाया है, और ये चेंज किसमें आ रहा है, चेंज जहां भी होता है वहां हम डेल्टा यूज करते हैं। किसमें हो रहा है, पोजीशन वेक्टर में चेंज हो रहा है, तो डेल्टा आर इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही कहेंगे। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर बोले या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोले एक ही बात है, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, आर क्यू माइनस आर पी। ये हमारा डिनोशन हो गया। तो अब ये समझ में आ रहा है हमें कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या डिफरेंस है। द वेक्टर जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, द स्ट्रेट लाइन डिनोटेड बाय, जो हम स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं वही वेक्टर होता है। तो वेक्टर जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बट वेक्टर जॉइनिंग ओरिजिन एंड अनदर पॉइंट इज डिफाइंड एज पोजीशन वेक्टर, एंड इट इज आल्सो ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इसमें एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो, चाहे वो पहला ओरिजिन हो और दूसरा कोई और हो, तब भी उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। लेकिन पोजीशन वेक्टर तभी कहेंगे जब पहला पॉइंट ओरिजिन हो, दूसरा पॉइंट कोई और पॉइंट हो। ठीक है, तो उसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलेंगे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलेंगे। ये है हमारा। तो एनी टू पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ओरिजिन एंड अदर पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो वो पोजीशन वेक्टर भी होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर में ओरिजिन फिक्स होना चाहिए, पहला पॉइंट फिक्स होना चाहिए। तो ये हमारा डिफरेंस मेन था पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, ये चीजें हमें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब अगर इसका मैग्नीट्यूड जानना चाहे तो यहां से जान सकते हैं। देखिए आर क्यू माइनस आर पी कर दीजिए आप, तो जैसे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स नॉट माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई नॉट माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड नॉट माइनस जेड वन के कैप। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा आर पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड के लिए हमने जैसे यहाँ पर बताया था ना कि आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो तो मैग्नीट्यूड आ जाता है वेक्टर का। तो ये भी एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स नॉट माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई नॉट माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड नॉट माइनस जेड वन होल स्क्वायर। ये इसका एरो का लेंथ आ जाएगा, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का
मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन बताने के लिए फिर से हमने कहा कि यहाँ से कॉस अल्फा निकाल सकते हैं, कॉस बीटा निकाल सकते हैं, कॉस गामा निकाल सकते हैं, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन इसकी बता देगा। ये वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डेल्टा आर, ये है, इसको हम ओनली डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। तो एल का कोफिशिएंट जो है वो क्या बन जाएगा, डेल्टा आर इंटू कॉस अल्फा, और ये क्या बन जाएगा, डेल्टा आर इंटू कॉस बीटा, डेल्टा आर इंटू कॉस गामा। और अल्फा बीटा गामा क्या है, जो ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर जेड एक्सिस से एंगल जितना बनाएगा उसको हम गामा कहेंगे, और यही वेक्टर एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसको हम अल्फा कहेंगे, और यही वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको कहेंगे बीटा। तो ये भी एक वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, कुछ वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा, कुछ जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा, क्योंकि हम 3D में देख रहे हैं, ये 3D वेक्टर है। तो तीनों एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल ये वेक्टर बनाएगा, ठीक है, उन्हीं को हमने अल्फा बीटा गामा कहा है। और उनका अगर हम कॉस ले लें, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो कॉस अल्फा क्या हो जाता है, दिस अपॉन, या हम कह सकते हैं ये जो हो जाएगा डेल्टा आर इंटू कॉस अल्फा, या हम कह सकते हैं डेल्टा आर इंटू कॉस अल्फा अगर ये है तो दिस अपॉन डेल्टा आर। कहने का मतलब है कि इसको अगर हम डेल्टा आर से डिवाइड कर दें, जैसे यहां बोला था मैंने, एक्स नॉट को डिवाइड किया आर से तो कॉस अल्फा मिला, वैसे ही एक्स नॉट माइनस एक्स वन, आई कैप का टोटल कोफिशिएंट का है ये, इसको मैं अगर इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं डेल्टा आर से तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। कहने का मतलब है, लिख ही देता हूं, एक्स नॉट माइनस एक्स वन अपॉन डेल्टा आर, ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा। ऐसे ही वाई नॉट माइनस वाई वन अपॉन डेल्टा आर, ये बन जाएगा कॉस बीटा। और ऐसे ही जेड नॉट माइनस जेड वन अपॉन डेल्टा आर, ये बन जाएगा कॉस गामा, ठीक है। जैसे वहां रिलेशन है वैसे यहाँ ये डेल्टा आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा आर इंटू कॉस अल्फा, डेल्टा आर इंटू कॉस बीटा, डेल्टा आर इंटू कॉस गामा, इसके बराबर हो जाएगा जेड नॉट माइनस जेड वन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ से हम अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट कर सकते हैं, और अल्फा बीटा गामा है क्या वो हमने बताया, ठीक है। इससे हम इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं और इसका मैग्नीट्यूड यहां से निकल आएगा। तो ऑल अबाउट पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और यही सब चीजें न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे, इसलिए वहां पर इतना ज्यादा एलेबोरेट नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।